हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले हम सब ये जानेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करना है। देन आफ्टर दोस्तों हम सब प्रत्येक टॉपिक को जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे वे में कवर करेंगे। ओके ना? तो चलिए दोस्तों अब हम सब जान लेते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ओके ना? तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए, जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक आपका लिखा गया है वो है फ्लूइड। क्या दोस्तों? फ्लूइड से है, जिसको हिंदी में दोस्तों हम सब तरल कहते हैं। ओके ना? अब ध्यान दीजिए, दूसरा टॉपिक हमारा है दोस्तों वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या दोस्तों? तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिसे हिंदी में तरल यांत्रिकी कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा टॉपिक हमें स्टडी करना है वो है हाइड्रोस्टैटिक के बारे में। क्या दोस्तों? तो हाइड्रोस्टैटिक है। देन आपका दोस्तों जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में। क्या दोस्तों? तो हाइड्रोडायनामिक्स। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या है? हम लोग पांचवें टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक किसे कहते हैं, इसके बारे में। ओके ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है आइडियल एंड रियल फ्लूइड के बारे में। ठीक है, क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, आइडियल एंड रियल फ्लूइड के बारे में। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे कि हमें इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, डेट में दोस्तों आज हमें अपने चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब जो है हम सब अपने प्रत्येक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करके पूरा अच्छे से समझते हैं। और दोस्तों जिसमें कि हम आपको दोस्तों सबसे पहले प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। देन आफ्टर दोस्तों हम यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का जो भी डिफिनेशन रहेगा उसे हम यहाँ पर लिख के भी शो कर देंगे, जिससे कि आप लोग दोस्तों अपने नोट्स में उतार लेंगे। ओके दोस्तों आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नोट्स जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम सब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। ओके, तो चलिए अभी से हम सब रफ करते हैं। ओके, तो देखिए, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है फ्लूइड, जिसे हिंदी में तरल कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसे पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। देन आफ्टर दोस्तों हम इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिख के शो भी कर देंगे, जिससे कि आप अपने नोट्स में उसे उतार सके। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए आप लोग कि जब कोई पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बहने की स्थिति में होता है तब उस पदार्थ को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए कि जब कोई पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फ्लो करने की स्थिति में होता है तब उस पदार्थ को हम लोग फ्लूइड या फिर तरल कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे इसके डिफिनेशन को। तो चलिए दोस्तों इसी चीज को हम आपको एक बार यहाँ पर बता रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया कि जब कोई पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको बताया कि जब कोई पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फ्लो करने की स्थिति में हो। ठीक है दोस्तों, हमने बताया आपको कि जब कोई पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फ्लो करने की स्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ध्यान देंगे आप लोग, क्या चीज, कि कोई भी पदार्थ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि फ्लो करता है तब उस पदार्थ को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ओके दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कोई पदार्थ जब फ्लो करता है तभी वो फ्लूइड कहलाता है। क्योंकि दोस्तों यदि कोई भी पदार्थ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम होता है, ठीक है, तब वो फ्लो करने की कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या चीज हमने आपको बताया कि जब कोई भी पदार्थ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब वो फ्लो करने की कंडीशन में नहीं होता है। डेट में दोस्तों वो धीरे धीरे बर्फ बनने की कंडीशन में आता रहता है। ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तब वो बर्फ बन जाता है। ओके दोस्तों, तो इसीलिए जो है हम लोग किसी भी पदार्थ का दोस्तों जो सेंटीग्रेड है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखते हैं, तभी वो जो पदार्थ है वो फ्लो करेगा, और जब वो दोस्तों फ्लो करेगा तभी उसे हम फ्लूइड कहते हैं।
ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप सभी लोग पूरा अच्छे समझ गए होंगे कि फ्लूइड क्या होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसका डिफिनेशन एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फ्लो करने की स्थिति में होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्लूइड कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो ये फ्लूइड होता है ये दो रूपों में पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए फ्लूइड के दो रूप होते हैं। पहला दोस्तों जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। पहला क्या होता है दोस्तों, तो लिक्विड फॉर्म होता है और दूसरा होता है गैस फॉर्म, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग कि जो फ्लूइड होता है दोस्तों इसके दो रूप होते हैं। पहला ये तो लिक्विड रूप में भी होता है और दूसरा ये गैस के भी रूप में होता है। क्योंकि दोस्तों जो ये लिक्विड होता है और ये गैस, ये दोनों ही क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो करते हैं। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें लिक्विड और गैस दोनों ही मिक्स होते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें लिक्विड और गैस दोनों ही मिक्स होते हैं और वो फ्लो भी करते हैं दोस्तों, तभी भी उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में दोस्तों हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं फोग का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। क्या दोस्तों, फोग, जिसका दोस्तों कुछ लोग इस्तेमाल भी किए होंगे, ठीक है, जो कि सेंट के रूप में होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो फोग होता है ये जो होता है दोस्तों इसमें लिक्विड और गैस दोनों का दोस्तों जो होता है मिक्सचर होता है इसमें, ठीक है। और जो कि दोस्तों फ्लो करने का भी गुण रखता है, इसीलिए इसे हम लोग फ्लूइड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग जान गए ना कि लिक्विड भी क्या होता है, लिक्विड भी फ्लूइड कहलाता है और गैस भी फ्लूइड कहलाता है। और दोस्तों लिक्विड और गैस का जो मिक्स पदार्थ होते हैं उन्हें भी हम फ्लूइड कह सकते हैं। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब लिक्विड के एग्जाम्पल के बारे में कि लिक्विड में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिक्विड में जो होता है दोस्तों सबसे पहले वाटर आता है। क्या चीज दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक वाटर आता है और ब्लड भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड, और इसके अंतर्गत आप लोग कैरोसिन ऑयल लिख सकते हैं। क्या चीज दोस्तों, कैरोसिन ऑयल, जिसे आप लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कैरोसिन ऑयल हो सकता है। और इसके अंतर्गत लिख सकते हैं आप लोग C6H6, जिसे आप लोग हिंदी में बेंजीन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लिक्विड के अंतर्गत जितने भी दोस्तों फ्लो करने वाली चीजें होती हैं वो सारी चीजें लिक्विड के एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगी। ओके ना, तो दोस्तों इसी साथ साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं गैस के एग्जाम्पल की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए गैस के एग्जाम्पल में दोस्तों क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या दोस्तों, हाइड्रोजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें जो है दोस्तों ये आ जाएंगी गैस के अंतर्गत, ठीक है। गैस के एग्जाम्पल ये हो गए। और दोस्तों ये चीजें आ जाएंगी लिक्विड के एग्जाम्पल में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हैं जो वो लिक्विड के एग्जाम्पल है और नीचे वाले जो है दोस्तों ये क्या है, ये गैस के एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे कि लिक्विड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं और दोस्तों गैस के अंतर्गत भी क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इसी के साथ साथ फ्लूइड के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों को भी जान लेते हैं। हालांकि दोस्तों इससे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पदार्थ की टोटल दोस्तों कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो टोटल दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है सॉलिड। क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है, जिसे हिंदी में हम लोग ठोस कहते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों दूसरा होता है द्रव। क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा जो होता है वो होता है गैस। ओके दोस्तों, और दोस्तों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ठोस के अंतर्गत कि दो अणुओं के बीच कार्य करने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब बहुत ही ज्यादा होता है तब हम उसे सॉलिड कहते हैं। क्या चीज दोस्तों हम लोग पढ़े हैं ठोस के अंतर्गत कि दो अणुओं के बीच जब कार्य करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ओके दोस्तों, और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ठोस में जो मॉलिक्यूलर होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से दोस्तों क्या होता है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ओके ना, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि द्रव किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब दो अणुओं के मध्य
ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये ठोस से थोड़ा कम हो तब हम उसे द्रव कहते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप नोट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम सब गैस की। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो अणुओं के मध्य क्या चीज दोस्तों, कि जब दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 के बराबर होता है, दैट मीन दोस्तों इसमें जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा भी नहीं लगता है, तब हम उसे गैस कहते हैं। ओके, और दोस्तों आप लोग जानते भी हैं कि जो मॉलिक्यूलर होते हैं दोस्तों वो गैस में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसमें हम लोग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उन्हें हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अतः दोस्तों इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अब इससे ध्यान दीजिए। देखिए, इसका निष्कर्ष यही निकलेगा दोस्तों, आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे निष्कर्ष यही निकलेगा कि फ्लूइड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो कम, क्या दोस्तों, कम या 0 के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या चीज होते हैं कि फ्लूइड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो कम या 0 के बराबर होते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि फ्लूइड के दो रूप होते हैं, पहला लिक्विड दूसरा गैस। तो दोस्तों लिक्विड के अनुसार जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं दो अणुओं के मध्य वो बहुत ही कम होते हैं, और गैस के अनुसार दोस्तों 0 के बराबर होता है। दैट मीन दोस्तों बात की जाए तो टोटल फ्लूइड की, तो फ्लूइड में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं वो कम या 0 के बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए, क्योंकि दोस्तों थ्योरी वाली चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं, इसीलिए यदि डायग्राम को बनाए रहेंगे तो इससे जो है आपको बाद में समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। ओके ना, तो चलिए दोस्तों इसे उतारिए ताकि रफ करें। चलिए अब करते हैं इसे रफ। तो चलिए दोस्तों अब हम सब इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। हालांकि दोस्तों जो हमने आपको समझाया है वही चीजें यहाँ पर लिखी भी गई हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, हमने पूरा अच्छे से आपको समझा भी दिया है, सेम वही चीज लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे रफ करें और देन आफ्टर हम सब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों जल्दी से कीजिए। हो गया दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए जैसा कि दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक बॉडी ले लिया, डेट में दोस्तों कोई एक पदार्थ ले लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यदि किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या हमने कहा कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, डेट में दोस्तों बाह्य बल लगाया जाता है, तब इस बाह्य बल के कारण इस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस बाह्य बल के कारण इस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके साथ साथ ये बॉडी क्या बिहेवियर दे रही है, इस चीज का स्टडी जो है दोस्तों हम सब मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पाओगे। एक बार और ध्यान सुनिए कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है तब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और ये बॉडी क्या बिहेवियर दे रहा है, इस चीज की स्टडी जो है हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। इट्स ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स की। क्या दोस्तों, सॉलिड मैकेनिक्स की। ये दोस्तों बेसिक चीजें हैं जिसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको आगे चल के बहुत ही हेल्प मिलेगा इन सब चीजों से। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए सॉलिड मैकेनिक्स किसे कहेंगे कि देखिए जब किसी सॉलिड बॉडी पर, मान लीजिए ये कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जब किसी सॉलिड बॉडी पर कोई फोर्स लगता है, क्या दोस्तों, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तब इस एक्सटर्नल फोर्स का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी स्टडी जो है दोस्तों हम सब सॉलिड मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ओके, तो बोलिए इतना भी समझ गया ना कि सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है। तो जब किसी सॉलिड बॉडी पर किसी फोर्स का हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। ओके दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड मैकेनिक्स है इसके अंतर्गत दोस्तों आपका सोम आता है, क्या, स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, और अप्लाइड मैकेनिक्स आता है। ठीक है, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। ये दोनों सब्जेक्ट दोस्तों सॉलिड मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए अब जो है हमसे समझ लेते हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स को। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे कहते हैं रफ और इसे समझते हैं। ओके ना, तो चलिए तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों जैसा कि मान लीजिए ये कोई फ्लूइड है, ठीक है दोस्तों, क्या है ये मान लीजिए कोई फ्लूइड है। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब किसी फ्लूइड पर कोई
एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। एक्सटर्नल फोर्स को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, तो बायबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी फ्लूइड पर बायबल लगाया जाता है तब इस फोर्स के कारण इस फ्लूइड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका स्टडी जो है दोस्तों हम सब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए कि जब किसी फ्लूइड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका स्टडी जो है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रकार के बारे में। ओके, तो चलिए इसे भी रफ करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इससे जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसे टोटल दो भागों में बांटा गया है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ। ओके दोस्तों, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसका दूसरा पार्ट होता है माइक्रो अप्रोच ऑफ। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, माइक्रो अप्रोच ऑफ, अप्रोच ऑफ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बेसिक चीजों को। ठीक है ना, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, हालांकि दोस्तों ज्यादा भी बेस से नहीं बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों जो भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप लोग अपने नोट में जरूर उतारिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग इसका होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ, जिसे दोस्तों हम लोग छोटा या नगण्य मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग छोटा या फिर नगण्य मानते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा पार्ट होता है इसका माइक्रो अप्रोच ऑफ, जिसे हम लोग बड़ा मानते हैं। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब आप लोग नोट पॉइंट में यही लिखेंगे कि अप्रोच ऑफ को नूडसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दोस्तों, नूडसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अप्रोच ऑफ को नूडसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि हम लोग फ्लूइड का जो स्टडी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने कहा था कि जो फ्लूइड का अध्ययन है वो हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ के अंतर्गत करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों कि नूडसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि हम लोग फ्लूइड का जो अध्ययन है वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ के अंतर्गत करेंगे, जिसका कि दोस्तों जो नूडसन नंबर है, जिसे दोस्तों हम लोग एन नॉट से या फिर इसका नियतांक होता है के यू। ठीक है, के म्यू होता है। ठीक है, के म्यू, इसे दोस्तों हम लोग नूडसन नियतांक मानते हैं, जिसको दोस्तों नूडसन के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नूडसन ने यही कहा कि जिसका नूडसन नंबर 10 से कम होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, अप्रोच ऑफ को नूडसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इन्होंने कहा था कि हम लोग फ्लूइड की स्टडी माइक्रो अप्रोच ऑफ के अंतर्गत करेंगे, जिसका नूडसन नंबर 10 से कम होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दोस्तों कितनी चीजें आती है, दो चीजें। पहला आता है क्या, वो होता है द्रव। क्या होता है दोस्तों, द्रव मतलब लिक्विड, और दूसरा होता है गैस। ठीक है, क्या होता है, तो गैस होता है। ठीक है, बट दोस्तों हम लोग हाइड्रोलिक के अंतर्गत जो है दोस्तों हम लोग द्रव की स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हाइड्रोलिक के अंतर्गत हम लोग द्रव की स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अनुसार। ओके दोस्तों, उम्मीद है अब आप लोग पूरा बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे अब हम करते हैं रफ, और दोस्तों इसके अब हम देख लेते हैं डिफिनेशन को। ओके ना, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे डिफिनेशन को। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे डिफिनेशन को लिख दिया है, वो भी दोस्तों जैसा हमने आपको समझाया सेम वैसे ही। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम लोग अब अपने अगले टॉपिक पर चलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसे करते हैं रफ। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपने अगले टॉपिक को। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने प्रत्येक टॉपिक की जो है दोस्तों डिफिनेशन को भी लिख दिए हैं, बट दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोगों को इसका जो डिफिनेशन है वो पूरा इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक्स है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, इसका डिफिनेशन क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों इसमें जो है एक पॉइंट आप लोग नोट में लिख लीजिए। क्या चीज दोस्तों, नोट में ये लिख लीजिए
कि दोस्तों जो वाटर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाटर को हाइड्रो भी कहते हैं। क्या चीज दोस्तों? वाटर को हाइड्रो भी कहते हैं। ओके दोस्तों, इतना आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि वाटर को ही हम सब क्या कहते हैं? हाइड्रो भी कहते हैं। ओके दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? वाटर। और स्टैटिक्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी चीज स्थिर हो, ठीक है, स्थिर जो चीज होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। ओके दोस्तों अब इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब कोई द्रव स्थिर अवस्था में होता है तब उस द्रव को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका डिफिनेशन भी सेम ऐसे ही लिखा गया दोस्तों। देखिए, वह द्रव जो गति नहीं करता है अर्थात स्थिर होता है, उस द्रव को हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ गया ना? तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो द्रव दोस्तों गति नहीं करेगा, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। मतलब वेग का रेशियो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या कर रहा है? ये द्रव जो है स्थिर है, मतलब गति नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें वेलोसिटी का रेशियो 0 हो जाएगा। ओके, और दोस्तों जो द्रव स्थिर होता है डेट में दोस्तों उस पर कोई फोर्स कार्य नहीं करता है, ठीक है, तभी वो द्रव स्थिर रहता है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों फोर्स का भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके ना, इतना बात याद रखेंगे, ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना चौथा टॉपिक, जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी नाम से यह स्पष्ट है। हाइड्रो मीन्स दोस्तों हो गया वाटर या फिर द्रव, और डायनामिक्स मीन्स दोस्तों होता है गतिशील, ठीक है, क्या होता है? गतिशील। तो ध्यान दीजिएगा, जो द्रव गतिशील अवस्था में होते हैं उन्हीं को हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ पाना? तो देखिए एक डिफिनेशन सेम यहाँ पर भी लिखी गई है कि वह द्रव जो गतिशील अवस्था में होते हैं उन्हें हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। इसमें दोस्तों जो होता है फोर्स और वेलोसिटी दोनों का ही स्टडी करते हैं, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी द्रव यदि गति कर रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ वेग होगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी होगा। और दोस्तों वो गति कब करेगा? जब उस पर कोई फोर्स कार्य करेगा, ठीक है, तभी वो द्रव क्या करेगा? गति करेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग फोर्स और वेलोसिटी दोनों का ही स्टडी हाइड्रोडायनामिक्स के अंतर्गत करते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक। क्या दोस्तों? हाइड्रोलिक का डिफिनेशन है जिसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य करने वाले बलों तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम लोग हाइड्रोलिक कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य करने वाले बलों तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हाइड्रोलिक कहते हैं। इट्स ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे दोस्तों हम सब रफ करते हैं और देख लेते हैं दोस्तों अब हम सब अपना लास्ट टॉपिक जो है रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड के बारे में। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें। तो चलिए, हो गया। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना छठवां टॉपिक, जो कि दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसे भी जो है आप लोग सबसे पहले पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, देन आपका दोस्तों इसके हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसे यदि अच्छे से समझ लिए तो इसका डिफिनेशन जो है आप लोग इजीली जो है समझ पाएंगे। ओके ना, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम सब आइडियल फ्लूइड की। किसकी दोस्तों? तो आइडियल फ्लूइड। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आइडियल फ्लूइड लिखा गया है यहाँ पर हम लोग लिक्विड भी कह सकते हैं, ठीक है, आइडियल लिक्विड भी। ओके ना, क्योंकि दोस्तों फ्लूइड का ही रूप होता है लिक्विड, और दोस्तों गैस भी होता है, बट दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिक्विड कह सकते हैं क्योंकि हम लोग हाइड्रोलिक स्टडी कर रहे हैं। ओके ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे हम क्या कहेंगे? आइडियल लिक्विड भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि ऐसा लिक्विड जिसके पास सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी यदि शून्य हो तब हम उसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका डिफिनेशन भी सेम यही लिखा गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो कि पूरा थ्योरी है। ध्यान दीजिए, ऐसा लिक्विड जिसके पास सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी शून्य हो, ऐसे लिक्विड को आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, इन सभी चीजों को दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे, ठीक है, डेट में दोस्तों दूसरे चैप्टर में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे अच्छे से कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। ओके ना, यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिए कि ऐसा लिक्विड जिसके पास सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी यदि शून्य हो तो ऐसे लिक्विड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा,
जो आइडियल फ्लूइड है इसे दोस्तों हम लोग वाटर के रूप में मानते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट में हमने लिखा कि हाइड्रोलिक के अंतर्गत हम वाटर को ही आइडियल फ्लूइड मानते हैं। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिए क्योंकि वाटर का जो मास डेंसिटी होता है दोस्तों, वो मास डेंसिटी का मतलब दोस्तों द्रव्यमान जो घनत्व होता है वाटर का, वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसको इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक के अंतर्गत वाटर को ही आइडियल फ्लूइड मानते हैं क्योंकि दोस्तों इसका मास डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और दोस्तों 1000 kg पर मीटर क्यूब मानने से हमें कोई भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होती है, चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिक के अंतर्गत वाटर को ही आइडियल फ्लूइड मानते हैं। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बट दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो स्पेस में है दोस्तों आइडियल लिक्विड उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हमारे स्पेस में आइडियल लिक्विड उपलब्ध नहीं है, सिर्फ यह दोस्तों एक मान्यता है, दैट में दोस्तों अजम्पशन जिसे कहते हैं। ठीक है, मान्यता को अजम्पशन कहते हैं, मतलब हम लोग केवल मानते हैं कि वाटर को ही आइडियल लिक्विड के रूप में। ठीक है दोस्तों, बट ऐसा स्पेस में कोई भी चीज उपस्थित नहीं है जिसे हम लोग आइडियल लिक्विड कर सकें। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाओगे। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं हम सब रियल फ्लूइड के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग वास्तविक द्रव कहते हैं। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो आपका यहाँ पर आइडियल फ्लूइड था, जस्ट इसका ये भी उल्टा होता है जो रियल फ्लूइड होता है। ठीक है, दैट मीन दोस्तों जिसके पास विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी हो उसे ही हम लोग रियल फ्लूइड कहते हैं। ओके दोस्तों, बट दोस्तों यहाँ पर आइडियल फ्लूइड में होता था कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी जो होता था वो शून्य होता था, बट दोस्तों रियल में क्या रहेगा, रियल में इसके पास विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी सब कुछ होगा। तो ऐसे ही द्रव को हम लोग रियल फ्लूइड कहते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस लेक्चर में दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन, ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के प्रत्येक टॉपिक जो है आपको लगभग याद भी हो गएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों हम सब अगले चैप्टर के साथ, वो भी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय।